हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो कल किसी वजह से मैं आउट ऑफ टाउन चली गई थी, तो कल का जो है लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन हमारा यही उसूल है कि वे स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा पढ़ो पर हर रोज पढ़ो। तो अब आज क्या है हमारा यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम कर रहे हैं इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखिए, ये जो टॉपिक है तैयार करने से पहले मुझे एक छोटी सी बात याद आई। तो उसमें क्या होता है कि एक औरत, क्या होता है, अपने पति की दूसरी पत्नी थी और पहली पत्नी से उनको एक ऐसा बच्चा था जो 5 या 4 महीने का था। तो वो क्या करती थी कि वो उस बेटे को बहुत प्यार करती थी, उसको हर वक्त गोद में उठाए रखती, जो भी चीज चाहिए होती उसको गोद में ही लाकर दे देती, और मतलब अगर उसको जरा सा भी बिस्तर से उठने भी नहीं देती थी। अब लोगों को देखकर तो यही लगता था कि हाँ, ये बहुत प्यार करती होगी इस बच्चे को। तो एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उस औरत से पूछा, उन्होंने कहा, क्या बात, एक सौतन के बच्चे के लिए आपके मन में इतना प्रेम कैसे झलकता है? तो बोली, मैं यही तो चाहती हूँ कि ये लाचार बने, क्योंकि अब इस बच्चे की चलने की उम्र है और मैं ये चाहती हूँ ये लाचार बने, बेबस बने और मुझ पर ही निर्भर होकर रह जाए। तो यही हमारे साथ अंग्रेजों ने किया। तो उन्होंने क्या किया, जो भारत में हैंडीक्राफ्ट था, जो हाई लेवल का था, उसको बिल्कुल ही डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन तो किया ही, प्लस में साथ साथ उसका अल्टरनेटिव नहीं खोजा इन्होंने। कि अब जिस तरह की, मान लीजिए अगर कोई किसी पोस्ट पर है इंसान, अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है या वो इस्तीफा दे देता है या फिर उसकी किसी भी कारणों से मृत्यु हो जाती है, तब उसकी जगह पे कोई नया ऑफिसर आता है, इतना तो पता है। तो इन्होंने क्या किया, उस हैंडीक्राफ्ट को तो डिक्लाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने उसका अल्टरनेटिव नहीं खोजा, भारत में उसका अल्टरनेटिव नहीं खोजा। तो इससे क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर थे उनके अंदर बेरोजगारी फैल गई। और प्लस पॉइंट ये भी हुआ साथ साथ, क्योंकि अंग्रेजों का तो देखे नीति यही थी कि वो भारत से कच्चा माल अपने देशों में निर्यात करते रहे, करते कर लिया, लेकिन जो भारत है वो उनका मार्केट हब भी बने, यानी कि वहां की बनी हुई चीजें यहां भारत के मार्केट में बिके ऊंचे दामों पर। तो लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि जो 20वीं सदी थी उसके पास आकर इन्होंने एक आधी फैक्ट्री का निर्माण तो किया, लेकिन उन्होंने उसके अंदर से जो भी कल पुर्जे वगैरह बनाए जाते हैं वो भी बाहर से आयात किए। लेकिन इससे देखिए हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कुछ भी फायदा होता था, प्रॉफिट होता था, वो इन इंग्लिश पीपल्स का ही होता था। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, पूर्वी भारत में सूत और जूट की फैक्ट्रियां बनाई गई, जो कि आज जिनको हम महाराष्ट्र और गुजरात कह देते हैं। और प्लस में आगे आगे बढ़ते हुए आयरन और स्टील का भी उत्पादन हुआ। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो टिस्को थी, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, ये 1907 में आई थी। तो अब वही वाली बात देखिए, मैंने आपको थोड़े में बता दी कि रिड्यूस इंडियन एक्सपोर्टर फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब वहां के जो फिनिश प्रोडक्ट थे वो यहां बिकते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको ये बात बता दी। तो उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, उस दौरान भी चीनी और सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब तो चीनी और सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई थी, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों का ही हुआ। ना तो इसने भारत की जीएसटी में कोई, जीएसटी कह रही हूं, ग्रोस डोमेस्टिक, जीडीपी में कोई ग्रोथ किया, और ना ही जीएनएन में कोई बढ़ोतरी हुई। हाँ, बाद में इन्होंने रेलवे, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन, पोर्ट्स आदि में इन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन इनका उद्देश्य
इनको इसमें इन्वेस्ट करने का सिर्फ अपना ही फायदा देखने का था। नेक्स्ट वन इज फॉरेन ट्रेड। तो इसकी में देखिए हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मोनोपोली। अब आप लोगों को जैसे पता है कि अब उनका यही मकसद था कि जो हमारे भारत को फिनिश प्रोडक्ट, अपना जो फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि आखिरी उत्पाद वो भारत में बेचें ऊंचे दामों पर और भारत में ही बेचें। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर मोनोपोली क्रिएट कर दी कि भाई मैं हूं, बस मैं हूं, ओनली मी माई माई सेल्फ। तो इन्होंने ये चीज कर दी यहां पर। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वही इसमें सेम वही बात है कि आप वहां यहां से कच्चा माल लेकर वहां लेके जाते थे, वहां का तैयार माल यहां बेचते थे और सिर्फ हम लोग ही बेचेंगे, इस इरादे से उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर दी। नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक कंडीशन। अच्छा, आपको पता ही होगा जनगणना। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1881 में पहली जनगणना स्टार्ट की थी। लेकिन जब, और ये हर 10 साल के बाद होती रही, लेकिन जब 1921 में इन्होंने दोबारा जनगणना की तो जो आंकड़े थे वो चौंकाने वाले थे। तो अब इससे क्या हुआ कि ये लोग सिर्फ यहां से धन माल लूट कर ले जाते रहे, यहां पर आकर एक स्ट्रिक्टली ट्रेडर बन गए, लेकिन यहाँ की जनता की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से बेरोजगारी फैली, भूखमरी फैली, हेल्थ इश्यूज भी हुए और भी कई तरह से उनका शारीरिक और मानसिक स्तर गिर गया। और इसमें क्या हुआ, हाई बर्थ रेट और लो बर्थ रेट ये 8% था और ये इससे क्या हुआ, नो सर्वाइवल, किसी तरह का कोई सर्वाइवल नहीं हुआ, भाई मर रहे हैं जी रहे हैं, मर रहे हैं जी रहे हैं। तो नेक्स्ट वन इज एवरेज एज 32। वैसे एवरेज एज क्या होनी चाहिए, 62 होनी चाहिए। एवरेज एज भारतीय की 62 है। तो अब इससे क्या हुआ कि एवरेज एज भी घटी, ना तो किसी तरह की कोई हेल्थ फैसिलिटी थी, ना खाने पर पीने का कोई प्रॉपर सोल्यूशन था, ना ही एजुकेशन थी। और एजुकेशन रेट 16%, 16% हो गया था। तो इस हिसाब से अब सीधी सी बात है कि मान लीजिए, अगर वो हमारी हिंदी में भी कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला। अब आप खुद ही सोचिए, अगर उनका पेट ही नहीं भरा है तो वो क्या, तो वो एजुकेशन लेंगे क्या, किसी और बातों पर ध्यान देंगे। तो वही लिटरेसी रेट 60%, मिनिमम एज 32 एंड 8% हाई बर्थ रेट एंड लो बर्थ रेट एंड नो सर्वाइवल, मर रहे हैं जी रहे हैं। तो ये उस समय की कंडीशन थी। तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलती हूं आपसे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।